नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और कारोबार जगत के लिए आज अहम दिन है क्योंकि कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो असर डालेंगे बाजार पर। वजह यह है कि शेयर बाजार में हमने देखा कि बीते हफ्ते भी तेजी थी और आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। यूएस का जो जीडीपी ग्रोथ डेटा है वो आने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। वहीं एफआईआई और डीआईएस के फ्लोज और अपकमिंग आईपीओस पर भी बाजार की है पैनी निगाह। इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस पर। पब्लिक सेक्टर बैंकों की वित्तीय स्थिति में मजबूत वृद्धि। सरकारी बैंक की ओर से दिया जाने वाला डिविडेंड वित्त वर्ष 2023-24 में 33% बढ़कर 27,830 करोड़ रुपए। बैंकों की वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार। भारत का एविएशन सेक्टर मजबूत। फरवरी में घरेलू यात्रियों की संख्या में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 11% का इजाफा। इक्रा की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में घरेलू स्तर पर 15 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने की हवाई यात्रा। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर। अगर आपका बैंक से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है लंबे समय से इनएक्टिव है, तुरंत करें एक्टिव। 1 अप्रैल से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप, वरना फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम होगा लागू 1 अप्रैल से। और जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था, आज भी बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। 500 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स 77,407, निफ्टी में भी 158 अंकों की बढ़ोतरी। तो तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर आर्थिक जगत के लिहाज से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज क्या थे। शुरुआती क्यूज भी 23,000 के लेवल के आसपास थे और बढ़त के साथ ही गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ कदम ताल मिलाते हुए सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर भी बढ़त के साथ 77,407 का लेवल, 75 से 77 आप देख सकते हैं कि करीबन 3,000 से ज्यादा की बढ़त हमने पिछले पूरे हफ्ते देखी। 3,000 पॉइंट्स से 500 अंकों की बढ़त यहां हम देख रहे हैं। वहीं निफ्टी का जो ओपनिंग काउंटर है वो भी 23,508 का लेवल निफ्टी का और 158 अंकों की बढ़त यहां नजर आ रही है। पिछली बार के जो स्टार सेक्टर्स थे वो आईटी, मेटल्स और बैंकिंग रहे। आज के गेनर्स चार्ट पर कौन अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ सुनिश्चित कर रहा है, देखते हैं कि इस वक्त जो गेनर्स चार्ट है कहां पर बाइंग मोमेंटम है। गेनर्स के चार्ट पर डालते हैं नजर एक बार। चलिए, तो गेनर्स की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर आईटी के साथ साथ फार्मा, मेटल्स में बढ़त है। वहीं लूजर्स पैक में अगर हम देखें तो रियलिटी सेक्टर इस वक्त कहीं ना कहीं दबाव झेल रहे हैं, तो बाय एंड डिप का कॉल वहां पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस पर जाने से पहले रुक करते कुछ अहम खबरों की तरफ। केंद्र सरकार ने एमएसएमई के जो वर्गीकरण है उसके लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। कारोबार और निवेश के जो तमाम मानदंड हैं उसमें बदलाव किया गया। ये 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है। बदलावों के बाद अब होने वाला यह है कि 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की निवेश वाली एमएसएमई की जो इकाइयां हैं वो सूक्ष्म रूप से उनको बाइफोकेट किया जाएगा, यानी कि उनका वर्गीकरण किया जाएगा। अब पहले ये सीमा क्या थी? पहले ये सीमा ये थी कि 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा का जो व्यवसाय होता था उसको बाइफोकेट करते थे। इसे बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया गया। ऐसी इकाइयों के लिए जो टर्नओवर है, पहले वो 5 करोड़ था, तो अब मान लीजिए कि 1 करोड़ से अब 2.5 करोड़ की वो इकाइयां अगर होंगी तो टर्नओवर भी तो बढ़ेगा। टर्नओवर हो जाएगा 10 करोड़ रुपए का। ये जो संशोधन है जब ये इफेक्ट में आएंगे, प्रभावी होंगे, तो 25 करोड़ रुपए तक की निवेश वाले जो तमाम छोटे बिजनेस हैं उन्हें लघु यानी स्मॉल एंटरप्राइजेस में बाइफोकेट किया जाएगा। यहां पर पहले ये 10 करोड़ रुपए का था, अब इसका जो टर्नओवर है उसे बढ़ाकर 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। 125 करोड़ रुपए से अगर ज्यादा निवेश है एमएसएमई का तो उन्हें मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पर जाना जाएगा। और पहले यह सीमा 50 करोड़ थी और इसका टर्नओवर अब 500 करोड़ कर दिया गया है। तो बहुत ही आसान भाषा में ये कि तमाम जो छोटी इकाइयां हैं उनके जो निवेश का आंकड़ा है, क्योंकि उसमें बदलाव किया गया, तो निवेश का आंकड़ा अगर बदलेगा तो टर्नओवर का आंकड़ा अपने आप रेसिप्रोकली चेंज हो जाता है। बढ़ते आगे और बात करते हैं भारत की, जहां जो घरेलू कंपनियां हैं वो चीन से आने वाला जो सस्ता आयात है उससे बचाने के लिए जो 5 उत्पाद है उन पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जा रहा है, यानी कि टैरिफ।
अब ये शुल्क क्यों लगाया गया? वजह ये कि ये उत्पाद सामान्य से कम कीमतों पर भारत को निर्यात किए जा रहे थे। यानी कि अगर एक 100 रुपए की कीमत है किसी उत्पाद की, वो 50 रुपए में एक्सपोर्ट किया जा रहा था भारत को। वो उत्पाद कौन से हैं? सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोसिनुइक एसिड, ये तमाम वो चीजें जिन पर कम निर्यात का शुल्क लगाकर भारत में भेजा जा रहा था। अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुछ अधिसूचनाएं जारी कर यह कहा कि सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और ट्राइक्लोरो के एसिड के साथ साथ 5 साल के लिए इन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाएगा। एल्यूमिनियम फॉयल पर भी 6 महीने के लिए अस्थायी रूप से $873 प्रति टन की डंपिंग रोधी ड्यूटी लगाई जाएगी। ये जो शुल्क है, ये जो टैरिफ है, वो वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई DGTR की सिफारिशों के बाद लगाए गए हैं ताकि मार्केट में सस्टेनेबिलिटी और इकोसिस्टम और एक बैलेंस्ड अप्रोच रहे। और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। अब आज का जो फोकस है ना, वो जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं इस वीडियो वॉल के जरिए, हमारी कोशिश इस वीडियो वॉल के जरिए आपको समझाने की होती है, PLI स्कीम से जुड़ी हुई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। भारत ने बीते 1 दशक में, यानी अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए, तो अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दुनिया को चौंकाया है, क्योंकि हम सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और जो तमाम संरचनात्मक सुधार किए गए, उसमें हमने GDP में जबरदस्त वृद्धि देखी। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बना। यहाँ 105% की वृद्धि ये दर्शाती है, और अमेरिका की 66% है, चीन की 76%, यानी कि तमाम दिग्गजों के बीच भारत इज अ ब्राइट स्पॉट। IMF के मुताबिक भारत की जो GDP है 2015 में, वो $2.1 ट्रिलियन रही, जो 2025 में बढ़कर $4.3 ट्रिलियन होने का अनुमान है। और ये तेजी भारत को इस साल जापान में अगर देखा जाए तो 2027 तक जर्मनी से भी आगे लेकर जाएगी। विशेषज्ञों की अगर माने तो इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और PLI बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PLI कैसे इंपॉर्टेंट है, हम वीडियो वॉल के जरिए समझेंगे कि कैसे PLI स्कीम्स को सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है। और सरकार का बढ़ावा देने का मतलब ये है कि कैसे जो तमाम निवेशक है उनका भरोसा बढ़ा है। देश के 10 बड़े सेक्टर्स हैं, उनका भी जिक्र करेंगे अभी। उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए गए उन सेक्टर्स को फ्यूल अप करने के लिए, फ्यूल इन करने के लिए। वो सेक्टर्स कौन से हैं जो इकोनॉमिक के ड्राइवर ग्रोथ इंजन से जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, IT, हार्डवेयर, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, ये तमाम वो सेक्टर्स जहां PLI स्कीम की धूम है, डंका बजा रही है। और इन सेक्टर्स से क्या इंपॉर्टेंस निकलकर सामने आया, क्योंकि PLI उन कंपनियों को इंसेंटिव देती है जो घरेलू स्तर पर स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। तो ये तमाम जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में जो कंपनीज मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती हैं। 14 जो सेक्टर्स हैं, जो अब सेकंड फेज आया है PLI का, उसमें 764 जो आवेदन किए गए उनको मंजूरी मिली। और नवंबर 2024 की अगर बात की जाए तो आप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो PLI लेकर आया, वो 1.6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाया है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट आया तो पीछे पीछे क्या आएगा? पीछे पीछे आएंगे आपके रोजगार। 11 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिला। अब इसमें कौन सा राज्य, एक हमें प्रतिस्पर्धा भी तो क्रिएट करनी थी ना, तो तमिलनाडु जो है वो PLI योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों के रूप में से उभरा। वहां पर स्कीम का बहुत फायदा देखा गया। अब मकसद क्या है PLI का, इसके रिपलिंग इफेक्ट्स क्या है? जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला, उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करना है, जो कि कोविड के बाद बहुत डिस्ट्रप्ट हो गई थी। आपका जो डोमेस्टिक फ्रंट है, वहां पर घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना PLI का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और इंपोर्ट को कम करेंगे तो आपका जो खर्च है, सरकारी खर्च, उसमें कमी आएगी। और वो सरकारी खर्च और लोकहित, जनहित से जुड़ी तमाम योजनाएं जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। PLI योजना का उद्देश्य ये है कि आपका जो विनिर्माण का सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना। तो लब्बो लुबाब PLI स्कीम्स के जरिए कैसे हम वैश्विक मानचित्र पर भारत को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में अंकित कर रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल इकोनॉमी टुडे में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार करेंगे इस चर्चा को जारी।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और एक बार फिर से स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। हमारे साथ बेहद खास मेहमान पीएलआई पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इश्तियाक अहमद साहब, प्रोग्राम डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट नीति आयोग। इश्तियाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। अहमद साहब, पहला सवाल मेरा यहाँ पर यही है कि पीएलआई स्कीम को जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया, उसका सेकंड फेज कहीं ना कहीं उसी पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि कैसे हम लगातार निवेश को आकर्षित कर रहे हैं और निवेश आ रहा है तो पीछे पीछे रोजगार के मौके भी अपने आप आते हुए। थैंक यू। सो अगर देखा जाए तो भारत, जो विकसित भारत का जो हमारा मिशन है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही सेंट्रल थीम होगा। जब पीएलआई स्कीम लेके आए गए थे तो उसका जो पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि हम जो कोर कॉम्पिटेंसी के जो एरियाज हैं उसमें निवेश लेके आएंगे और हमारा जो इफिशियंसी बढ़ाएंगे और स्केल को काफ़ी ज़्यादा करेंगे। और तीसरा ये है कि हम जो है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनेंगे। तो इसके लिए सरकार ने करीब $26 बिलियन के आसपास जो है ना इसमें आवंटित किया था। इस स्कीम की कुछ खास चीज़ें हैं कि ये टाइम लिमिटेड है। नॉर्मली ये 5 या 6 साल के लिए है और फंड लिमिटेड भी है। और ये स्कीम कम्प्लीटली परफॉर्मेंस बेस्ड है कि अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहे हैं आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है। चौथी चीज़ कि ये हमेशा जो है नए प्रोडक्शन को करेगा। ये नहीं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उस पर इंसेंटिव मिलेगा, ये नया प्रोडक्शन होना चाहिए। ये स्कीम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर आपने देखा होगा तो आपने खुद ही नंबर्स बताए कि 764 जो है एप्लीकेंट्स को अप्रूव किया गया है। 764 एप्लीकेंट्स में ज़्यादातर जो है ना MSMEs हैं, हालांकि बड़े उद्योग भी, काफ़ी बड़े बड़े उद्योग भी इसमें शामिल हैं। और दूसरा इसका एक पहलू ये है कि ये जो है फॉरेन और डोमेस्टिक में भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। अगर आप देखें जो सेक्टर्स का सिलेक्शन पीएलआई स्कीम के लिए किया गया है तो उसमें 3 तरह के सेक्टर हम लोगों ने चुना था। पहले तो सनराइज सेक्टर जैसे ACC है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलर PV पैनल्स है, ये जो है ना सनराइज सेक्टर्स चुने थे जी। और दूसरा जो है हम लोगों ने जो सेक्टर चुने थे वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जिस तरह से कि टेक्सटाइल हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, हालांकि ऑटो और ऑटो कंपोनेंट में काफ़ी ज़्यादा रोजगार आता है। और तीसरे जो सेक्टर्स थे वो थे फार्मा, टेलीकॉम, स्पेशलिटी स्टील, जो ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आपने कुछ फिगर्स बताई हैं लेकिन मैं उसी को रीअसर्ट करना चाह रहा हूँ कुछ अलग पर्सपेक्टिव से कि अगर देखा जाए तो भारत का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग GDP है इस वक्त $480 बिलियन के आसपास होगा, लेकिन सिर्फ पीएलआई से $166 बिलियन आया हुआ है अब तक, जबकि ये दूसरे और तीसरे साल में अभी पीएलआई स्कीम है। इन्वेस्टमेंट करीब $19 बिलियन आया हुआ है, जबकि हमारा पूरा आवंटन पीएलआई के लिए करीब $26 बिलियन के आसपास है। हमारे जो जॉब्स हम लोगों ने इससे जो क्रिएट हुआ है करीब 11.5 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि पीएलआई का जो बेनिफिट है, जो पीएलआई की समय सीमा है 5 साल वहीं तक होगा, क्योंकि हम अगर आपको कुछ एग्जांपल दें, जैसे फार्मा में अब तक करीब 35,000 करोड़ का निवेश आया हुआ है, ऑटो में करीब 25,000 करोड़ का, सोलर PV में जो है करीब 35,000 करोड़ का, और स्पेशलिटी स्टील में करीब 19,000 करोड़ का। तो ये कैपेसिटीज कंट्री में क्रिएट हो रही है, इसका फायदा लगातार होता रहेगा अधिक प्रोडक्शन में और अधिक जॉब क्रिएशन में। अहमद साहब, अहमद साहब, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे तमिलनाडु सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बन के उभरा, तो कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम्स वो कॉम्पिटिटिवनेस, वो प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच लेकर आती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तौर पर पीएलआई स्कीम्स को मोटिवेट कर पाएं, इनोवेट कर पाएं। ये आपने बहुत सही बात किया कि पीएलआई स्कीम जो है ना ये स्टेट्स में भी काफी कंपटीशन को बढ़ावा देती है।
अगर देखा जाए तो तमिलनाडु की सक्सेस स्टोरी जो है ना, वो कुछ एक दो सेक्टर्स पे भी काफी हद तक निर्भर है। कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा ऑटो के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरे एनसीआर भी है और महाराष्ट्र भी है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन दो सेक्टर से तमिलनाडु को काफी फायदा मिला हुआ है और उनके जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लिए उसका फायदा मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि और स्टेट्स में नहीं हुआ, पूरे देश भर में जो पीएलआई से जुड़े हुए उद्योग हैं वो लगाए गए हैं, उनको भी फायदा मिला है। और एक जो कंपनियां फायदा ले रही हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं देखना चाहिए, जो उनकी वैल्यू चेन में ढेर सारे जो छोटे उद्योग हैं जो शामिल हो रहे हैं उनको भी बहुत फायदा मिल रहा है। जी, अगर इसमें हम रोजगार के मौकों की बात करते हैं जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका आप अहमद साहब किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब हम जीडीपी ग्रोथ को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पीएलआई स्कीम्स में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां महिलाओं की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो इनफैक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखिए, अगर तो वहाँ पे करीब 90 से 95% जो काम करने वाले हैं वो महिलाएं हैं, क्योंकि वो जो है वो जो काम होता है असेंबली का उसमें काफी हुनरमंद होती हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है उसको पीएलआई दिया गया है, उसमें काफी ज्यादा महिलाओं का रोल होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो कि गांव से जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसमें महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान है, उनको भी बहुत रोजगार मिला हुआ है। और हमने देखा कि जो सेकंड राउंड रहा पीएलआई स्कीम्स का, अहमद साहब, उसने करीबन 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित किया है। आपको क्या लगता है कि जो वोकेशनल सेक्टर्स जिनका जिक्र हमने अभी किया, इसमें अगर हम सनराइजिंग और अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स को भी जोड़ रहे हैं तो वो किस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज के लिहाज से भारत को वैश्विक मानचित्र पर खड़ा करने का मादा रखते हैं? देखिए, ये जो हमारी जो है ना बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अगर देखा जाए तो हम करीब 480 बिलियन डॉलर के आसपास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड नहीं है, सब कुछ पार जो है ना एक ही राउंड का है। जो उसमें से जो पैसा कुछ एक स्कीम से सेविंग हुई वो दूसरे स्कीम में लगाया गया। तो जो पीएलआई स्कीम है जो एक राउंड हुआ है वही है, उसी के डिफरेंट फेजेस चल रहे हैं। अलग राउंड नहीं है कि फेज 2 कोई पीएलआई का आया हुआ है। जी। तो कुल मिलाकर जो पीएलआई का टोटल एलोकेशन है वो 1,97,000 करोड़ रुपए है, उसी में से डिफरेंट जो स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। लेकिन जैसा आपने भी बताया कि जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और रोजगार भी बहुत क्रिएट हो रहे हैं। तो इससे जो है ना ग्लोबल साउथ की भी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है और इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अहमद साहब, इसमें अगर हम ये देखें कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी सेक्टर में दक्षता के साथ काम करना चाहते हैं तो तकनीक की जरूरत आपको रहेगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स का कितना बड़ा रोल आप पीएलआई को आगे बढ़ाने में मानते हैं? इसमें मैंने जैसा पहले भी कहा था कि 3 तरह के सेक्टर्स हैं। एक जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। ग्लोबल वैल्यू चेन के जो सेक्टर्स हैं उसमें हमारी टेक्नोलॉजी भी है और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की भी जरूरत है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें, हम बहुत ही स्ट्रांग सेक्टर है करीब, और हमारे यहाँ सब कुछ ऑटोमोबाइल का इकोसिस्टम है। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी जो है एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे वो एसीसी बैटरी की हो। लेकिन ज्यादातर हिस्से जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के, वहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी है। टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे पास कैपेसिटी है। लेकिन अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, वहाँ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो सेक्टर्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं। कहीं पे हमारी कैपेसिटी है जहाँ पे कि हम स्केल अप कर सकते हैं, कहीं पे हम जो है ना टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करते हैं। लेकिन बहुत ही जरूरी है कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट और डिजाइन में इन्वेस्ट करते रहें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। आप कैसे मानते हैं कि पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के लिए रेडी है, जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, फीडबैक मैकेनिज्म भी मौजूद है? अहमद साहब, पीएलआई स्कीम अकेला ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रहा है। देखा जाए तो बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए गए।
एक बहुत ही लिबरल एफडीआई पॉलिसी है। हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने काम किया। हम 142 रैंक से बढ़ के 63 रैंक पे आ गए हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। स्किलिंग पे, टैक्स टैरिफ पे काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। सो तमाम तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और जो पीएलआई है वो भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को लेके इससे बड़ा इनिशिएटिव नहीं था। तो इन सबको मिला के जो काम हुआ है उसका ये रिजल्ट सामने है। सिर्फ पीएलआई अकेले से ऐसा नहीं है, तमाम चीजें हुई है जिसका कि नतीजा है। स्टेट्स भी अपने लेवल पे बहुत काम और कर अहमद रहे साहब, हैं। ये रिजल्ट इतना अच्छा है कि तमाम सेक्टर्स जो हैं वो 100% नंबरों से पास हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जी, आप इस शो पर आए और आपने अपनी तमाम जो बातें हैं वो इतनी सरल भाषा में हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। तो पीएलआई स्कीम को लेकर जिस तरह से लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि नौकरियों के साथ साथ हम निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट कम हो रहा है, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं और कई ऐसे अनएक्सप्लोरेबल और टेक्नोलॉजी से जुड़े ड्रिवन सेक्टर्स हैं जो सही में माने जाते हैं इकोनॉमी के ड्राइवर, ग्रोथ ऑफ इंजन। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीडीपी को लेकर, जहां से पॉजिटिव खबर सामने आई है, क्योंकि देशवासियों के लिए यह खुशी का एक और नया क्षण है। दरअसल देश की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की सभी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर हम उसको कंपैरेटिव स्टडी के लिहाज से देखें, नंबर 1 पर है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा दिशा को बयां कर रहा है। IMF का जो डेटा है उसके मुताबिक दशक भर यानी 10 साल में भारत की जीडीपी ने एक लंबी छलांग लगाई और पॉजिटिव ट्रेंड में आती हुई नजर आई है। बेतहाशा वृद्धि यहां दर्ज की गई। पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी डबल डिजिट हुई है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी अर्थनीति, 10 वर्ष में दोगुनी जीडीपी, प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ा, 105% वृद्धि का चौंकाने वाला आंकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर पूरे विश्व को चौंका दिया है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों के चलते जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। भारत की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वहीं अमेरिका की जीडीपी 2015 में 18.3 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 66% वृद्धि के साथ 2025 में 30.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। चीन की जीडीपी 2015 में 11.1 ट्रिलियन डॉलर थी और 2025 में 19.5 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच गई है, यानी इसमें 76% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 44% वृद्धि के साथ जर्मनी की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर से 4.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। वहीं जापान शून्य वृद्धि के साथ 4.4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी पर बना हुआ है। विकास का ये ग्राफ भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि वैश्विक बदलाव वास्तविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वो जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि यह असाधारण उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और उनकी सरकार के अथक प्रयासों का प्रमाण है। सक्रिय आर्थिक नीतियों, साहसिक संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के स्थान पर पहुंचा दिया है। एक ऐसा सम्मान जो आजादी के बाद से किसी भी पिछली सरकार को हासिल नहीं हुआ था। आज ये परिवर्तनकारी पहल न केवल भारत के आर्थिक विस्तार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इसे पारंपरिक वैश्विक महाशक्तियों से आगे ले जा रही है, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में नए ग्रोथ इंजन डेवलप हो रहे हैं, नए राज्य उभर रहे हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ करके 5
ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था होने के कारण तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएगी। दिग्गज आर्थिक जानकार मान रहे हैं कि इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आप समझ ही सकते हैं सरकार की तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जिसमें स्टैंड अप इंडिया, PLI स्कीम जिसका डिस्कशन हमने अभी हाल ही में किया, मेक इन इंडिया है, और ये तमाम स्कीम्स कैसे भारत की इस GDP ग्रोथ की रिपोर्ट को जो हमने आपको दिखाया इस बात की तस्दीक करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। वक्त तो चला कि आपसे विदा लें एक नए इकोनॉमी टुडे में बेहतरीन फोकस के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ एट 10 मेरे सहयोगी गौरव के साथ। नमस्कार।